तो फोर्थ पावर ऑफ डेवलपमेंट टाइम जो एफर्ट्स हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है 1/t⁴। ये क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को। अब मेरे को बोला था डबलिंग द डेवलपमेंट टाइम, मैंने डेवलपमेंट टाइम को बढ़ा दिया। ठीक है, मानो मेरा पहले मैं t टाइम ले रहा था, तो मैंने जो टाइम है वो 2t कर दिया, तो जो टाइम का रेशो आएगा 2t/t आएगा, यानी जो मेरा टाइम आएगा वो 2 हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपीएससी का जो पेपर था, यूपीएससी का जो पॉलिटेक्निक वाला एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक लेक्चर वाला जो एग्ज़ाम है, उसके एमसीक्यूज़ हम लोग देख रहे थे। ठीक है, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हमने ऑलरेडी कर भी लिए थे, और भी मैं और जो है कुछ और एमसीक्यूज़ मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपको न केवल यूपीपीएससी वाला जो एग्ज़ाम है उसमें तो हेल्पफुल होंगे ही, बट जो अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। लाइक यूपीएससी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम होता है सिस्टम वाला, उसमें एज वेल एज जो EMRS के पेपर होते हैं उसमें, और भी जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं दोस्तों, उन सभी में आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग ने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर इसके देख लिए हैं, 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो जिन लोगों को वो वीडियो देखना हो दोस्तों, वो आई बटन पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी पेपर के। ठीक है, तो आइए बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ट्रैक द टास्क ऑफ ए प्रोजेक्ट व्हेन द एस्टिमेशन ऑफ टास्क टाइम इज फेयरली अनसर्टेन, यानी कि जब टाइम जो है वो अनसर्टेन हो, यानी टाइम फिक्स नहीं होता है, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? क्या डिसीजन टेबल यूज़ करते हैं, केस टूल यूज़ करते हैं, DFD यूज़ करते हैं, या पार्ट यूज़ करते हैं? 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये SPM का क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लिया गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसमें पूछा गया कि टास्क जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा टाइम जो है वो फेयरली अनसर्टेन यानी निश्चित नहीं हो टाइम, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? तो इसमें सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा पार्ट हो जाएगा। पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे टाइम की अनसर्टेनिटी होती है। डिसीजन टेबल तो डिसीजन वगैरह के काम में आती है, इफ एल्स वगैरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उस पर्पज से काम में आती है डिसीजन टेबल। केस टूल जो होता है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स होते हैं, ये टूल्स एक तरह से ऑटोमेशन टूल होते हैं और एक्टिविटी को ऑटोमेट करने के लिए टूल्स यूज़ में आते हैं। और DFD डेटा फ्लो डायग्राम होता है, जो हम लोगों को डेटा की जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं उस टाइम पे काम में आता है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है, पार्ट, तो पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अब है, विच टेक्नोलॉजी एम्फेसाइज पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट अमंग सिस्टम ओनर्स, यूज़र एंड डिज़ाइनर्स एंड बिल्डर्स? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। जो उपयोगकर्ता होते हैं यानी यूज़र्स जो होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और डिज़ाइनर्स होते हैं और डेवलपर्स होते हैं, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशंस के बीच में कौन जोर देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों JAD हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो भी आप इसका आंसर इजीली बता पाते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होगी, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। RAD तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, अगर हमको रैपिडली कोई डेवलपमेंट करना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। और OOD तो आपको पता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग होती है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट लाइक जावा की डिज़ाइनिंग है या फिर C++ आपको डिज़ाइन करना है तो आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट बैठ जाएगा, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द बेस्ट सूटेड हिडन सरफेस एल्गोरिथम टू डील विथ नॉन पॉलीगनल नॉन प्लानर सरफेस पैचेज इज, यानी और नॉन पॉलीगनल और नॉन प्लानर सरफेस को पैच को डील करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम हम लोग यूज़ करते हैं? तो दोस्तों जो उपयुक्त एल्गोरिथम यहाँ पे आती है, जो बेस्ट एल्गोरिथम फिट बैठती है, वो रे ट्रेसिंग आती है। रे ट्रेसिंग जो दोस्तों एल्गोरिथम होती है, यही जो है वो नॉन पॉलीगनल और नॉन प्लानर सरफेस के लिए यूज़ में आती है। नॉन पॉलीगनल और नॉन प्लानर सरफेस के लिए रे ट्रेसिंग दोस्तों यूज़ में आती है, आप इस बात को याद रखिएगा। अब देख भी पा रहे हैं, इट्स इंडिपेंडेंट of surface representation so it can naturally handle covered non-polygonal and non-planar surface। तो ये जो है रे ट्रेसिंग जो है दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, कर्व्ड होती है, और नॉन पॉलीगनल और नॉन प्लेनर सरफेस के लिए यूज़ में आती है। अब अगला क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज़ फास्टेस्ट? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है दोस्तों? काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो वर्चुअल मेमोरी है या फिर रैम है उसको टिक कर देते हैं, बट सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी होती है। इसके 2 टाइप भी होते हैं, L1 कैश मेमोरी और L2 कैश मेमोरी, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे फास्टेस्ट कैश मेमोरी का एग्जांपल है कैश मेमोरी, ये आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। रास्टर इमेज आर कॉमनली कॉल्ड, रास्टर इमेज को सामान्यतः क्या कहा जाता है दोस्तों? तो रास्टर इमेज को हम लोग पिक्सल मैप भी कह सकते हैं और बिट मैप भी कह सकते हैं। ठीक है, पिक्सल मैप जो होता है कि जब हम लोग पिक्सल वगैरह इमेज, पिक्सल जो इमेज होती है यानी डॉट डॉट से जो इमेज बनती है उससे, और एक बिट मैप जो होती है यानी कि बिट की फॉर्म में जो इमेज क्रिएट होती है उससे,
तो इन दोनों को ही हम रास्टर इमेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या चेंज करता है? ठीक है, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको चेंज करता है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज जो है दोस्तों उसको बदलता है। ये ऑब्जेक्ट का जो साइज उसको बदलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में भी करा चुका हूँ। टारगेट जो है वो 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का है। 1500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एज वेल एज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत नहीं आएगी। 750 नंबर का पेपर रहेगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन तो बहुत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा, इवन कॉम्पिटिशन्स भी आजकल बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा अभी से आप लोग मेहनत करना चालू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। उसके अलावा आपको और भी प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको दे दूंगा। इवन जिसको PDF वगैरह भी चाहिए तो भी मेरे को कमेंट कर सकता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और वन डिसएडवांटेज ऑफ पास बाय रेफरेंस इज दैट द कॉल्ड फंक्शंस में इनएडवर्टेंटली करप्ट द कॉलर्स डेटा, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय। बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम उसका एड्रेस पास करते हैं। कोई भी फंक्शन की जब कॉलिंग होती है, लेट्स सपोज ये फंक्शन है मेरे पास, fx करके फंक्शन है, इसका नाम मान लो c है। अब इसमें मैं कोई पैरामीटर पास कर रहा हूँ a, और उसको एज ए रेफरेंस पास कर रहा हूँ, यानी उसका एड्रेस पास कर रहा हूँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, डेटा को जो है बदल सकता है। ठीक है, कई बार एड्रेस मिसमैच हो जाता है, तो डेटा इनएडवर्टेंटली यानी अनजाने में भी बदला जा सकता है। तो इसे कैसे बचा जा सकता है, अब इसके ऑप्शन पे हम देखते हैं। पॉइंटर पास करके, नहीं पॉइंटर पास करोगे तो उससे आप इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं होगी, क्योंकि डेटा तो तभी बदल जाएगा। डिक्लेयरिंग फॉर्मल पैरामीटर कांस्टेंट, जी हाँ बिल्कुल, कांस्टेंट वर्ड आप याद रखिएगा। अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं जब हम लोग पैरामीटर को एज ए रेफरेंस पास करते हैं, रेफरेंस यानी एज ए एड्रेस पास करते हैं उसका, और हम अगर कॉन्स्ट कीवर्ड उससे पहले यूज़ करते हैं तो कॉन्स्ट कीवर्ड से वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब इसको पैरामीटर को इनएडवर्टेंटली या बदला नहीं जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिक्लेयरिंग एक्चुअल पैरामीटर कांस्टेंट, नहीं एक्चुअल पैरामीटर नहीं, फॉर्मल पैरामीटर जो कांस्टेंट हम लोग बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिक्लेयरिंग फॉर्मल पैरामीटर एज कांस्टेंट प्रिवेंट मॉडिफिकेशन ऑन कॉलर डेटा, और डिक्लेयरिंग फॉर्मल पैरामीटर एज कांस्ट, ये देखिए आप बता भी रखा, कांस्ट कीवर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कांस्ट कीवर्ड यूज़ करके अगर हम उसको एज ए रेफरेंस पास कर रहे हैं तो ये जो है डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने इसको कांस्ट बना दिया, यानी फिक्स कर दिया, उसकी वैल्यू कांस्टेंट कर दी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जिनका कोई टाइप हम लोगों के पास फिक्स होता है। लेट्स सपोज बूलियन है तो उसका टाइप होता है ट्रू या फॉल्स। इंटीजर है तो उसमें क्या होती है, उसमें एक रेंज होती है कि इंटीजर की वैल्यू यानी 1 2 3 4 वैल्यू लेगा ये। डबल है तो उसमें फ्लोट की वैल्यू लेगा, पॉइंट तक 1.23 या 3 4 तक लेगा। स्ट्रिंग जो है दोस्तों, स्ट्रिंग जो है प्रिमिटिव नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव है, बिकॉज ये कोई डेटा टाइप नहीं है, ये क्लास टाइप है दोस्तों। तो ये नॉन प्रिमिटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता भी रखा है, इसकी स्ट्रिंग जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इट इज़ ए क्लास नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये क्लास है और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होती है दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आउटपुट बेसिकली इसमें पूछा है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है वैर इक्वल्स टू, एक हमने एरे डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब एरे की जो साइज़ है वो हमने 3 दे दिए, यानी इसमें जो वैल्यू होगी 0 1 एंड 2, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी, ये 3 वैल्यू स्टोर होगी। अब हम कह रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैर वन को प्रिंट करा रहे हैं, बट वैर वन पे अभी तक मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, सिर्फ इस एरे की डेफिनेशन असाइन की है एज ए स्ट्रिंग में, बट इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं SOP है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, तो ये बेसिकली जावा में यूज़ में आता है। ये जो सिंटैक्स है जावा में यूज़ होता है, और जावा में जब तक वेरिएबल को हम लोग इनिशलाइज नहीं करते उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, उसमें नल वैल्यू स्टोर होती है। तो नल वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर रहेगी, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो नल आएगा दोस्तों। एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आएगा, आउटपुट एज ए नल शो होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू नल स्टोर रहेगी। तो एरे एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस आर इनिशियलाइज्ड और टू नल बाय डिफ़ॉल्ट नल में असाइन होते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एवरी EJB क्लास फाइल एज, हर एक EJB फाइल में क्या क्या होता है। जिन्होंने जावा पढ़ रखी है मुझसे या पहले, उनको पता होगा EJB क्या होता है। ठीक है, और EJB में बेसिकली क्या होता है, इसमें कितने इंटरफेस होते हैं आप लोगों को पता होगा, 2 इंटरफेस होते हैं। और कितनी XML फाइल होती है, एक XML फाइल होती है। कितने बीन्स होते हैं, एक बीन्स होता है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता होंगे। 2 इसमें इंटरफेस होते हैं और एक XML फाइल होती है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, 2 इंटरफेस ऑप्शन नंबर C में है, और एक XML फाइल। ये बिल्कुल 2 इंटरफेस, इसमें तो एक ही इंटरफेस है,
और इसमें एक इंटरफेस एक्सएमएल फाइल, ये भी गलत हो गया, और 2 इंटरफेस 2 एक्सएमएल फाइल नहीं। एक्चुअली में 2 इंटरफेस हम लोग यूज़ करते हैं, 2 इंटरफेस और एक एक्सएमएल फाइल यूज़ करते हैं EJB में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक रिमोट होता है, एक होम इंटरफेस होता है, ठीक है, एक रिमोट और एक होम इंटरफेस होता है, और जो डिप्लॉयमेंट होता है वो EJB कोस्टेक बीन क्लास हो गई, एक होम इंटरफेस हो गया, एक रिमोट लोकल इंटरफेस हो गया, और एक EJB.jar XML फाइल हो गई। तो टोटली 4 पार्ट होते हैं। वहाँ पे इंटरफेस का पूछा था और XML का पूछा था, इसलिए 2 इंटरफेस ये हो गए और प्लस एक जार फाइल ये हो गई दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। इन यूनिट टेस्टिंग if 90% of code is tested with the probability of success 0.9 then the reliability of the model is। दोस्तों रिलायबिलिटी के बारे में पूछा है, तो जितनी मेरा कोड टेस्टेड हुआ है, कितना परसेंटेज टेस्टेड हुआ है, ठीक है, उसको प्रोबेबिलिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो मेरी रिलायबिलिटी आती है। रिलायबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि कोड का परसेंटेज ऑफ टेस्टिंग इनटू उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90% है अपॉन 100, और ये 90 का कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8। भाई सिंपल सा आप इसको सॉल्व कर लो, 9 9 से 81 और ये 100 आ गया, ठीक है, और ये पॉइंट हटा तो नीचे कितना आ गया, नीचे 1000 आ गया, 100 तो इसका आ गया परसेंटेज का, इंटू 10 जो है इसका भी आ गया, इस 9 का आ गया, तो ये 3 0 से 3 0 2 एक तो 0 कट जाएगी और पॉइंट के बाद 81 आ जाएगा, यानी 0.81 के इक्वल आ जाएगा इसमें, एट मोस्ट 0.81 और मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है, यानी मैक्सिमम 0.81 इसकी रिलायबिलिटी होगी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है कोड कवरेज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दोनों को मल्टीप्लाई करो। मैंने 90% लिया था, 90% को 100 से डिवाइड कर दो तो 0.9 हो जाएगा, यहाँ पे 0.9 डायरेक्ट दे रखा है, इंटू 0.9 तो 0.81 हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली जो हमारा सिलेबस था जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उस सिलेबस के बेस पे ये सारे क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए, और ये तो प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चंस है, तो सारा सिलेबस इसमें कवर होने वाला है। बट आप लोग मन लगा के इसको पढ़िएगा दोस्तों, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता रहेगा जो, ठीक है, सारे के सारे अपडेट्स आते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग टू इम्प्लीमेंट फेज ऑफ SDLC। कौन सी एक्टिविटी है जो बिलोंग नहीं करती है इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ SDLC के इम्प्लीमेंटेशन फेज से बिलोंग नहीं करती है। तो बेसिकली प्रोग्राम टेस्टिंग जो होती है वो तो इसके इम्प्लीमेंटेशन फेज से बिलोंग करती है, फाइल कन्वर्जेशन भी बिलोंग करती है, यूज़र चेंजेस भी, यूज़र की जो ट्रेनिंग है वो भी दोस्तों बिलोंग करती है। इम्प्लीमेंट ही हम लोग कर रहे हैं, यानी प्रोग्राम का टेस्ट कर रहे हैं, चाहे फिर फाइल कन्वर्जन कर रहे हैं या फिर यूज़र ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सब का सब किसका पार्ट है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन फेज का पार्ट है। बट अगर कुछ चेंज कर रहे हैं सिस्टम में तो ये मेंटेनेंस का पार्ट हो जाता है, ये इम्प्लीमेंट का पार्ट नहीं होता है। सिस्टम में अगर कोई परिवर्तन कर रहे हैं यानी चेंज कर रहे हैं तो ये दोस्तों इम्प्लीमेंट का पार्ट नहीं होता है, ये हमारा मेंटेनेंस का पार्ट होता है। जो SDLC के जो लाइफ साइकिल होते हैं, ठीक है, एनालिसिस, डिज़ाइन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस और प्लानिंग, तो जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है वो चेंजेस से रिलेटेड होता है दोस्तों। प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसिडर इन विच मॉडल। प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर हम लोग किस में करते हैं, देखो रिस्क फैक्टर दोस्तों यहाँ पे भी बड़ा आएगा। अगर ऑप्शन में आपको स्पायरल मॉडल दे रखा है तो आप आंख बंद करके उस ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा दोस्तों। स्पायरल मॉडल हमेशा रिस्क से डील करता है। स्पायरल मॉडल अगर रिस्क फैक्टर की बात कर रहा है तो स्पायरल मॉडल हमेशा उसका आंसर होने वाला है। तो स्पायरल मॉडल यहाँ पे भी मुझे देने का ऑप्शन में, तो स्पायरल मॉडल हो जाएगा। स्पायरल मॉडल मैंने आपको पहले पढ़ाया था, तभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे करके उसमें स्पायरल होते हैं, लाइक प्लानिंग होता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर फीडबैक होता है और फिर कन्फर्मेशन होता है। तो ऐसे फेज वाइज ऐसे स्पायरल की तरह घूमता रहता है, ठीक है, और हर फेज में इसमें रिस्क टेस्ट होता रहता है, तो इसलिए इसको हम स्पायरल फॉर्म में कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। OS में थ्रैशिंग किस कारण होती है, तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ थ्रैशिंग इन OS में थ्रैशिंग का क्या कारण है। तो बेसिकली OS में थ्रैशिंग जो होती है दोस्तों वो पेजिंग के कारण होती है। OS का कंसेप्ट जिनको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, अगर पेजिंग मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है, पेजिंग अगर ज़्यादा है तो थ्रैशिंग आने के चांसेस बहुत होंगे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे थ्रैशिंग उसी रेशो में बढ़ती जाएगी। तो हाई पेजिंग एक्टिविटी विल इंक्रीज थ्रैशिंग, ठीक है। थ्रैशिंग अकर्स व्हेन द सिस्टम स्पेंड मोर टाइम स्वैपिंग पेजेस, तो थ्रैशिंग इस वजह से ज़्यादा होती है। अब एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पुटनम, इन इफ द प्रोजेक्ट एफर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the fourth power of development time, then doubling the development time for a 100 PM project reduce effort to, कितना effort को reduce करेगा। So basically इसमें क्वेश्चन में इसका आंसर है
पहले बोल रहा है कि प्रोजेक्ट एफर्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्थ पावर ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि जो मेरे एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टाइम, टाइम की फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर के। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसका अगला पार्ट बताता हूँ कि अगर देन डबलिंग द डेवलपमेंट टाइम, मान लो मेरा टाइम डबल कर दिया मैंने। ठीक है, पहले मेरा टाइम था t, अब मैंने कर दिया 2t। ठीक है, तो इसका रेशो क्या बना, 2t/t बन गया, 2t/t बना। तो मेरा जो रेशो आया वो 2 निकल के आया। तो अब जो मेरा एफर्ट आएगा, एफर्ट जो आएगा वो लगभग 1/1 कितना हो जाएगा, ये तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर के। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 1/16। ठीक है, परसेंट मंथ में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 16 6 कितना हो गया, 16 6 96 हो गया, 6 बार आ गया, रिमेनिंग रह गया 4। तो लगभग आप इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 PM इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6.25% मंथ इसका सही आंसर हो जाएगा। एफर्ट्स जो है 6.25 जो है वो हो जाएंगे। समय को डबल कर देंगे, हमारे एफर्ट्स जो है वो 6.25 जो है वो बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप चाहें तो फिर से मैं आपको बता सकता हूँ, क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है थोड़ी सी घुमाने वाली है, बट आप अगर इसको पढ़ के करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो फोर्थ पावर ऑफ डेवलपमेंट टाइम जो एफर्ट्स हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है 1/t की पावर 4। ये क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को। अब मेरे को बोल रहा था डबलिंग द डेवलपमेंट टाइम, मैंने डेवलपमेंट टाइम को बढ़ा दिया। ठीक है, मान लो मेरा पहले मैं t टाइम ले रहा था, तो अब मैंने जो टाइम है वो 2t कर दिया। तो जो टाइम का रेशो आएगा 2t/t आएगा, यानी जो मेरा टाइम आएगा वो 2 हो जाएगा, यानी एक तरह से 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे टाइम। तो मेरे एफर्ट कितने कम हो जाएंगे जब आप टाइम को बढ़ाओगे। ठीक है, टाइम आपने ज़्यादा लिया तो आपके एफर्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे ना। पहले मान लो 1% मंथ आ रहा था और यहाँ पे एक्चुअली में 100% मंथ के बारे में पूछा है, तो ये 100% मंथ आ जाएगा और 100/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 6.25 यहाँ पे फेक बैठेगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए effort/100 6.25 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इन वर्चुअल मेमोरी पेजिंग पेज साइज एंड फ्रेम साइज हैव विच रिलेशन। पेज साइज और फ्रेम साइज में क्या रिलेशन होता है। वर्चुअल मेमोरी पेजिंग में पेज साइज और फ्रेम साइज में क्या रिलेशन होता है। पेज साइज और फ्रेम साइज दोनों इक्वल होते हैं। फ्रेम साइज जो होता है वो पेज साइज के इक्वल होता है। ठीक है, पेज साइज के इक्वल होता है, ये बात आपको पता होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है बेसिक सा। ठीक है, तो दोनों बोथ आर इक्वल, दोनों समान होते हैं। पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू चेंज द कमांड प्रॉम्प्ट इन यूनिक्स वन कैन यूज़। देखो, कमांड प्रॉम्प्ट को यूनिक्स में अगर कमांड प्रॉम्प्ट को चेंज करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, PS हम यूज़ करेंगे, PS1। तो आप जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे चेंज द कमांड प्रॉम्प्ट इन यूनिक्स हम PS1 को यूज़ कर सकते हैं। ग्रैप तो हम लोग को अगर सर्च करना हो तो यूज़ में लेते हैं। LS हम तब यूज़ में लेते हैं जब हम लोग को लिस्टिंग करनी हो। ठीक है, और PWD क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे PWD का क्या यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, तो PS1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वो ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है। PS1 एनवायरनमेंट वेरिएबल कंट्रोल्स कमांड प्रॉम्प्ट अपीयरेंस। PS1 इज एन एनवायरनमेंट वेरिएबल इन यूनिक्स दैट डिफाइन द प्राइमरी कमांड प्रॉम्प्ट, जो कमांड प्रॉम्प्ट को डिफाइन करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम रिक्वायर्स फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पेज रेफरेंसेस। पेज रेफरेंसेस के बारे में भविष्य की इन्फॉर्मेशन कौन देता है। तो दोस्तों FIFO और LRU तो देते नहीं है, सेकंड चांस भी नहीं देता है। सेकंड चांस तो ऑलरेडी वो दूसरा सो चांस ही है, तो वैसे भी नहीं देगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिमल जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है, ORA जिसको हम कहते हैं, ऑप्टिमल रिसोर्स एल्गोरिथम या ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये जो है वो फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये एल्गोरिथम एंश्योर फ्यूचर नॉलेज मेकिंग इट थियोरेटिकल। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम रिप्लेस द पेज दैट इट विल नॉट बी यूज फॉर लॉन्गर टाइम इन द फ्यूचर। ये जो है रिप्लेस कर देती है पेज को, ताकि वो भविष्य में ज़्यादा टाइम के लिए यूज में नहीं होगा। अब एक और भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी क्लियर हो जाएंगे FIFO को लेके भी। तो एक प्रोसेस दिया हुआ है, ये प्रोसेस रेफर्स टू ABCD इन ऑर्डर। ठीक है, ABCD के ऑर्डर में, इस ऑर्डर में ये FIFO को यूज़ करते हुए करती है विद एन 3 empty फ्रेम। द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट पूछा है इसमें। तो पहले तो आप याद रखेंगे क्या यूज़ में आ रहा है, FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। तो पहली बार में मेरे पास क्या इंसर्ट हुआ, A इंसर्ट हुआ, तो मैं इसको सबसे लास्ट में लिख दूंगा।
मैं आपको उसको करने का काफ़ी इजी तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप उसको पूरे कंसेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। अब मेरे पास नेक्स्ट में बी इंसर्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, बी को उसके अगले बार बी को उसके बाद में लिखेंगे। ए बी करके लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, बट आप बी ए करके लिखेंगे क्योंकि फीफो यूज़ में आ रहा है, ठीक है। और अगली बार क्या हो रहा है, सी इंसर्ट हो रहा है, तो ये सी बी ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास अगली बार डी इंसर्ट हो रहा है, तो जो पहले आया था वो पहले जाएगा, ठीक है। तो मैं डी भी इंसर्ट कर दूंगा, डी सी और बी हो गया ये, ठीक है। डी सी और बी हो गया, ए को आप हटा सकते हैं। अगली बार मेरे पास क्या इंसर्ट हो रहा है, ए इंसर्ट हो रहा है, तो ए मेरे पास आया नहीं, तो ए भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा ए बी और सी। बी जो है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है फीफो में, जो पहले आया वो पहले हटेगा, तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ए इंसर्ट हो गया। अब मैं अगली बार मेरे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो फिर सी हट जाएगा यहाँ से, तो ये बी डी बी ए और डी हो जाएगा, ये बी ए डी हो जाएगा। सी हट गया, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा हूँ। फिर अगली बार मेरे पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो डी हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी और ए, डी हट गया, ठीक है। फिर उसकी बार अगली बार आ रहा है ए। अब ए मेरे पास ऑलरेडी इंसर्ट है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर उससे अगली बार आ रहा है बी, तो बी भी मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर उससे अगली बार आ रहा है सी, सी आ रहा है, तो सी यहाँ पे नहीं है, तो ए हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ई और बी, ठीक है दोस्तों। सी आ रहा है मेरे पास, इसलिए सी यहाँ से हट जाएगा, सी यहाँ पे नहीं था। अब मेरे पास अगली बार में आ रहा है डी, तो डी आ रहा है, तो डी भी मेरे पास नहीं है, तो ये डी हट जाएगा, लास्ट वाला हट जाएगा, डी सी और ई, ठीक है दोस्तों। तो और फिर लास्ट में आ रहा है ई, तो ई मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए ई नहीं हटेगा। तो मेरे को कितने फ्रेम की ज़रूरत पड़ी, तो मेरे को अगर आप काउंट करेंगे तो पेज फॉल्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल 9 पेज फॉल्ट की मुझे ज़रूरत पड़ी है दोस्तों। आपको बस समझ के करना है इसको, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप समझ के करेंगे तो इजीली कर पाएंगे दोस्तों। चाहे तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके भी देखेंगे तो भी पूरा समझ जाएंगे। फीफो उसने पूछा है, फीफो, इसी जगह अगर लीफो पूछता, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसका क्या पेज फॉल्ट होता, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। लीफो अगर यूज़ में आता है तो उसका पेज फॉल्ट क्या होता है, सेम क्वेश्चन का, वो आप सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। विच टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय एंड यूज़र, एंड यूज़र कौन सी टेस्टिंग करता है, सिंपल सी बात है, यूनिट टेस्टिंग तो करेगा नहीं, ये तो डेवलपमेंट टीम करती है, हर एक यूनिट की टेस्ट करती है। सिस्टम टेस्टिंग जो है वो सिस्टम पूरा कोलैबोरेट होकर जब होती है टेस्टिंग, सारे के सारे यूनिट मिलकर जब जुड़ती है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद सिस्टम टेस्टिंग होती है। तो पहले यूनिट टेस्टिंग होती है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, फिर सिस्टम टेस्टिंग होती है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, पूरे सिस्टम की टेस्टिंग। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है दोस्तों वो सबसे लास्ट में होती है, और ये एंड यूज़र के द्वारा, या क्लाइंट भी हम कहते हैं, कई बार क्वेश्चन में क्लाइंट आता है, कई बार एंड यूज़र आता है, तो जो एंड यूज़र के थ्रू होती है वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच मॉडल इज मोस्ट सूटेबल व्हेन द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड इनिशियली, जब हम लोगों को सिस्टम रिक्वायरमेंट अगर क्लियर नहीं है इनिशियली, तो हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हैं, प्रोटोटाइप यूज़ कर सकते हैं। वाटरफॉल तो तभी यूज़ करेंगे जब पूरी रिक्वायरमेंट ही क्लियर हो, क्योंकि ये एक फेज़ वाइज आता है, अगर एक ही फेज़ में दिक्कत आई तो उसको पूरा स्टार्टिंग में जाना पड़ता है, इसलिए यूज़ में नहीं लेंगे। अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो प्रोटोटाइप बना के हम दे सकते हैं क्लाइंट को। प्रोटोटाइप नाम से पता चल रहा है कि आपको एक प्रोटोटाइप बनाना है, प्रोटोटाइप बना के आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो क्लाइंट जो उसको यूज़ करके देख लेगा कि इस काम का है या नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, विच SDLC फेज फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग सिस्टम कंस्ट्रेंट फीजिबिलिटी एंड स्कोप। SDLC का कौन सा फेज जो है वो आइडेंटिफाई करता है सिस्टम कंस्ट्रेंट फीजिबिलिटी एंड स्कोप को। तो बेसिकली सिस्टम कंस्ट्रेंट फीजिबिलिटी एंड स्कोप को कौन आइडेंटिफाई करता है, एनालिसिस। जब हम सिस्टम का एनालिसिस करते हैं दोस्तों, उस टाइम पे हम लोग सिस्टम कंस्ट्रेंट फीजिबिलिटी स्कोप वगैरह को चेक करते हैं। डिज़ाइन में तो एक्चुअली हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, टेस्टिंग में हम लोग टेस्टिंग करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में जब हम लोग एक्चुअली कोडिंग वगैरह करते हैं तो वो फेज आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एनालिसिस फेज हो जाएगा दोस्तों। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं इसके 2 पार्ट में सेपरेट पार्ट में बना के आपके साथ शो कर दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। विच डायग्राम इज मोस्ट सूटेबल टू रिप्रेजेंट डेटा फ्लो इन सिस्टम। डेटा फ्लो अगर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा बेस्ट होगा, तो डेटा फ्लो डायग्राम हम लोग यूज़ करते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने तो 2 ऑप्शन अभी देखे भी नहीं है, बट यहाँ पे डेटा फ्लो अगर रिप्रेजेंट करना हो, डेटा के प्रभाव को बताना हो, तो DFD हम लोग इसमें लेते हैं दोस्तों। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, DFD को आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, काफ़ी क्वेश्चन अभी और भी बाकी हैं जिनको मैं दूसरा पार्ट बना के शेयर कर रहा हूँ, ताकि वीडियो का साइज़ बड़ा नहीं हो और आप ईजिली आप उसको समझ पाएँ, ठीक है। आपको भी एक ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूटी में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई कमेंट है दोस्तों, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों।
ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। इवन गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे दोस्तों।